नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ। इस अंक में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जो अपने आप में बहुआयामी है। तो आइए चलिए मिलते हैं आज की उस शख्सियत से, मुलाकात कराते हैं आपकी। नमस्कार मैम। नमस्कार। आप हैं एडवोकेट रणवीर सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ कार्यक्रम में। जी पुष्पेंद्र जी, दर्शकों को भी नमस्कार। जैसे कि अभी हमारी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, आप तो एक महिला हेल्पलाइन समाधान के नाम से चलाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि महिला हेल्पलाइन वैसे तो नाम से स्पष्ट होता है कि महिलाओं की हेल्प के लिए, बिल्कुल, और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा। बिल्कुल। मुझे सबसे पहले तो अग्रिम रूप से आपको धन्यवाद कि आप समाधान महिला हेल्पलाइन पर स्वयं पधारे हैं पुष्पेंद्र जी, और आपके सभी कार्यक्रम जो आप सोशल मीडिया पे डालते रहते हैं, पुष्पेंद्र एक मुलाकात पुष्पेंद्र के साथ, मेरे फेवरेट होते हैं और बहुत अच्छा आपके सभी टॉपिक्स बहुत अच्छे होते हैं, और जो लोगों को आप लेकर के आते हैं बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है आपका, तो उसके लिए अग्रिम रूप से आपको बधाई। और आपने पूछा कि समाधान के बारे में कुछ बताऊं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि समाधान 40 वर्षों से एक संस्था के रूप में कार्य कर रहे हैं हम लोग, और ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक साधारण सी संस्था के तौर पे हमने इसको शुरू किया था। आरंभ में हमारा सिर्फ एक ग्रुप ही होता था, और तब हम लोग लखनऊ से कार्य किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे कार्य बढ़ता रहा, कार्य क्षेत्र भी बढ़ता रहा, जिम्मेदारियां भी बढ़ती चली गई, तो फिर हमने इसको और ऑल इंडिया अपनी सेवाओं को एक्सटेंड कर दिया। इस समय समाधान पूरे भारतवर्ष में अपनी सेवाएं दे रहा है। कुछ बातें, कुछ फीचर्स हैं जो समाधान को अन्य संस्थाओं से बिल्कुल अलग करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि बहुत सारे एनजीओज हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी। एक समाधान ही नहीं है, बहुत अच्छे एनजीओज हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। लेकिन समाधान अलग इसलिए है कि पहली बात तो यह है कि समाधान कंप्लीटली एक जेंडर फोकस्ड एनजीओ है, जो हम लोग हर काम नहीं करने लग पड़ते हैं, बहुत ही फोकस्ड हैं और एक ही स्पेसिफिक फील्ड में शुरू से 40 वर्षों से काम कर रहे हैं। और हमारी फील्ड है जेंडर एम्पावरमेंट थ्रू लीगल अवेयरनेस एंड लीगल लिटरेसी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस समय समाधान शुरू हुआ था उस समय महिलाओं को लेकर के इतने कानून नहीं थे जितने आज है वर्तमान में। समाधान 3 स्तर पे कार्य करता है। पहला जो मेरा अपना काम करने का तरीका था, पॉलिसी लेवल पे हम लोगों को बहुत सारा काम करना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जेंडर से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं या जो भी चीजें हम कर रहे हैं या जो भी पॉलिसी लेवल पे जो हमें चेंजेस लाने होते हैं, उसके लिए बहुत सारा रिसर्च का काम, बहुत सारा उसमें हमें डेटा सर्वे के तौर पे इकट्ठा करना होता है। तो ये एक हो गया हमारा कार्य कि हमें पॉलिसी लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें हम लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार सभी के संग में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, और अपने जो हमारे जितने भी चार्टर्स बनते हैं, हर 3 महीने पे हम लोगों का एक चार्टर रेज होता है, जिसमें हम लोग वो नई चीजें जो हमें डे टू डे वर्किंग में हमें पता चलती है, जेंडर के ये भी जरूरी है या इस तरह के चेंज जरूरी है, तो वो सारे उसमें हम लोग डालते हैं, और उसको हम सरकार के संग में पॉलिसी मेकर्स के साथ में शेयर करते हैं। जी हाँ। इसके अलावा जो इसकी समाधान की दूसरी जो एक विशेषता है वो ये है कि समाधान जिन महिलाओं की मदद करता है, जो ये पूरी तरह से कानूनी हेल्पलाइन है। मैं स्वयं एक वकील हूँ और मैं बाई चॉइस कोर्ट में काम नहीं करती हूँ, बल्कि जो केसेस यहाँ पर रिपोर्ट होते हैं मैं उनके लिए केस लड़ती हूँ, बिल्कुल निःशुल्क, जैसे कि जी पूर्णतया निःशुल्क हमारी सेवाएं होती हैं, और महिलाओं के लिए सेवाएं टोटली, खास तौर से उन महिलाओं के लिए सेवाएं डेडिकेटेड है, समर्पित हैं, जिन महिलाओं के ऊपर किसी तरह की वायलेंस यानी कि हिंसा होती है।
हिंसा कई प्रकार की है, लेकिन जो मुख्य रूप से हमारे यहाँ पे केस रिपोर्ट होते हैं वो होते हैं घरेलू हिंसा के जी। या फिर दहेज हिंसा के भी एक है एस्पेक्ट, लेकिन मैक्सिमम हमारे यहाँ पर यौनिक हिंसा की जो पीड़िताएं हैं, जिसमें गैंग रेप की जो सर्वाइवर्स होती हैं, जिनको बहुत लंबा स्ट्रगल करना पड़ता है, समाज में उनकी स्वीकृति बहुत मुश्किल से होती है, और परिवार भी अक्सर अन्य बच्चियों की विवाह की बातों को लेकर के या उनकी अपनी प्रतिष्ठा सामाजिक लेकर के इन बच्चियों के साथ वो स्वयं के परिवार भी उनका साथ नहीं दे पाते। और ये अधिकांश रूप से हमारे पास ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, जो बहुत ही पिछड़ी गांव की दलित महिलाएं होती हैं, उन परिवारों की बच्चियां। तो यहाँ पर हमने ये जो सेंटर आप देख रहे हैं, इस सेंटर में 50 महिलाओं के रहने की व्यवस्था है, और फिर भी एट ए टाइम हमारे पास 20 या 25 से अधिक नहीं होती, और आजकल तो कोरोना के चलते जी बिल्कुल शेल्टर वाला काम को अभी हॉल्ट पे रखा हुआ है। और यहाँ पर जो महिला आती हैं उसमें भी श्रेणियां हैं, जैसे कुछ महिलाएं आती हैं जिनको 4 से 5 दिन वन स्टॉप सेंटर की तरह आती हैं, 4 से 5 दिन में उनका अपना कहीं अरेंजमेंट हो जाता है तो वो चली जाती हैं जी। कुछ महिलाएं होती हैं जिनके पास कहीं भी जाने के लिए नहीं है और वो सरकारी व्यवस्था में नहीं जाना चाहती, तो उनके लिए यहाँ पर मैंडेटरी हमने अनिवार्य रूप से रखा हुआ है कि यहाँ पे वही महिला रहेगी जो LLB यानी कि लॉ की मुख्य धारा शिक्षा ग्रहण करने को तैयार हो, और वकील के तौर पे उसको हम लोग स्थापित करते हैं। तो बताना चाहूंगी पिछले 40 वर्षों में हमारे यहाँ से अब जो इस समय जो संख्या है करीबन 5000 को क्रॉस कर चुकी है। इतनी महिलाएं यहाँ से LLB कर चुकी हैं। दूसरी अच्छा, मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने बताया तो मेरी जिज्ञासा बढ़ी, तो लगभग कितने एक मोटा मोटा खाका कितने वकील या कितने जज आपने इसमें दे दिए समाज को? जी, ये जरूरी नहीं है कि हर महिला यहाँ पर हमारे सेंटर पे आवासीय कार्यक्रम में शामिल हो। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं दूसरी स्टेट्स के होते हैं, तो वो यहाँ पर 1 महीने के लिए कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में आई जब शरण लिए, और उसके बाद उनका एडमिशन वहीं पे उनके घर के नजदीक की जो भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज है उसमें उनका एडमिशन हो जाता है जी। वो लेकिन कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के तौर पे वो हर 6 महीने पे वो 1-1 महीने के लिए फिर से आती रहती है, जैसे एग्जाम से पहले सेमेस्टर के पेपर होते हैं उसके पहले आगे उनकी तैयारी करा दी जाती। आपने पूछा कि नंबर काफी बड़ा है, 5000 से ऊपर हमारी बच्चियां वकील है जो अपनी नई पहचान के साथ समाज में स्थापित है। हम उनका डेटा प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी पहचान पूरी तरह से हम लोग गोपनीय रखते हैं, उनके नाम, उनके शहर के नाम, उनके माता पिता, उनके समुदाय जी, और पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष संस्था है, तो यहाँ पे हर समुदाय, हर धर्म की लड़की यहाँ पर, हर जाति, हर धर्म की लड़की यहाँ पर आ सकती है, किसी के लिए कोई बंधन नहीं रखा गया है। और जहां तक जजेस की बात है तो हाँ, ये हर किसी का सपना होता है, माता पिता का जैसे सपना होता है ऐसे समाधान भी एक मातृ संस्था होने के नाते हम लोगों का भी एक सपना हमेशा था कि हमारी बच्चियां इतनी योग्य बने कि हम एक दिन उनको कोर्ट में जज की सीट पे बैठे देखें। तो कुछ वर्ष पहले वो सपना साकार होना शुरू हुआ, और इस समय हमारी 46 बच्चियां जुडिशरी में हैं और सम्मानित मजिस्ट्रेट्स के तौर पे या जजेस के तौर पे कार्य करते हैं। जैसे कि आपने कहा कि 46 बच्चियां यहाँ से जुडिशरी में आई हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और समाज में एक बहुत बड़ा योगदान है आपका ये, क्योंकि एक उस स्थिति से उभरना महिला को और अपना स्टेटस बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो कहूंगा कि आप द्रोणाचार्य हैं इन पीड़ित महिलाओं की, कि जिनको आपने एक स्टेटस दिया, एक आत्मविश्वास दिया, और समाज में वो आगे योगदान भी करेंगे। इस 40 साल के लंबे सफर में उस 40 साल पहले जो आपने शुरू किया था और जो आज की स्थिति है, उसमें महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ है तो क्या, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? मेरा इसमें आई हैव डिफरेंट टेक पर्टिकुलरली ऑन दिस इशू, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ नकारात्मक चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं। मेरा बहुत ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है इस विषय में, क्योंकि 40 साल पहले की स्थिति अगर आप देखें और तब से आज देखें तो बहुत अंतर है, रात और दिन का अंतर है। आज महिला की जो स्थिति है समाज में पहले से बहुत बेहतर है। हाँ, अपराध के तरीके बदल गए हैं, शोषण के तरीके बदल गए हैं। आज जो महिलाओं के ऊपर हिंसा हो रही है वो उसका स्वरूप चेंज हुआ है।
हिंसा कभी इसलिए बंद नहीं हो सकती कि हिंसा जो है वो हमारे माइंडसेट के अंदर है। तो वो एक तरह का माइंडसेट हटते हटते एक सेंचुरी लगती है, यानी कि 5 जनरेशन। आप किसी फैमिली में अगर देखेंगे कि वहां पे अगर नानी दादियां भी हिंसा की शिकार बनती रही है, तो वहां के पुरुषों में वो एक आदत हो जाती है, वो एक मिसोजिनिक एनवायरमेंट बनता है जहाँ से राइट है इनको पीड़ित करना, राइट है। बिल्कुल। तो वो जो मिसोजिनी है, कलेक्टिव है, वो तो आहिस्ता आहिस्ता कम हुई है, ऐसा नहीं कि कम नहीं हुई, कम हुई है, लेकिन अब जो तरीके हैं वो बदल गए, अब डिफरेंट तरीके। अब जैसे आप देखेंगे कि सेक्सुअल जो ऑफेंस हैं, जो सेक्सुअल नेचर के क्राइम्स हैं, वो बहुत बढ़ गए। इन 2 तरीके में बढ़ गए कि पहले ये केसेस रिपोर्टेड नहीं होते थे, ज्यादातर छुपे दबे छुपे रहते थे। आज स्थिति बदली है, महिला के पास आज इतना साहस आ चुका है और आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि महिला अपनी पीड़ा को जाके कह सकती है, रिपोर्ट कर सकती है। सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत दुरुपयोग हो रहा है। सोशल मीडिया का दुरुपयोग तो एक तरफ है, किसी भी युग में किसी भी तकनीक को दोनों तरह की परिस्थिति से गुजरना होता है जी। उस गंदे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं तो अच्छे लोगों को उसका लाभ भी मिलता है। तो सोशल मीडिया माइंडसेट वाली बात, माइंडसेट है वो तो जी। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया एक बहुत सशक्त माध्यम है। कोई भी महिला आज की तारीख में होंठ सिल के बैठने की जरूरत नहीं है, वो अपनी चुप्पी तोड़ सकती है, और अगर वो खुद कानून तक ना पहुंचे तो कानून उस तक जरूर पहुंचता है। अब इसमें इसी सिलसिले में आपको बताना चाहूंगी कि दर्शकों को भी ये पता होना चाहिए कि समाधान पहली संस्था है जिसने जस्टिस ऑन व्हील कॉन्सेप्ट को, यानी कि लीगल मोबाइल क्लिनिक को हम लोगों ने लॉन्च किया। और उत्तर भारत में हमारी जो सबसे पहला मोबाइल लीगल क्लिनिक था, जब देहरादून में, यहाँ उत्तराखंड के गवर्नर माननीय श्री कुरैशी जी थे जब यहाँ पे, तो उनके कर कमलों के द्वारा उसका इनॉग्रेशन हुआ था। और उसको यहाँ पे महिलाओं के द्वारा, महिलाओं की संस्था है महिलाओं के लिए, तो महिलाएं ही अपनी बस को ड्राइव करती हैं। और ये 2 बसेस हैं जो हमारे एक गढ़वाल रीजन में चलती है, और एक बस ये जो सर्वाइवर्स हैं, जो हिंसा की सर्वाइवर महिलाएं, लॉ की छात्राएं भी हैं, यही लोग उस गाड़ी को चलाती भी हैं, यही उसमें पैरालीगल वॉलंटियर के तौर पे कार्य करती हैं। और 13 जिलों के जो हमारे DLSS हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, इसमें ये पैरालीगल वॉलंटियर भी होती हैं, तो इनका प्रशिक्षण भी हम लोग करते हैं। और जो यहाँ पे हमारे एक पैरेलल समानांतर कार्यक्रम ये भी है कि उन बसेस में हमारी जो इंटर्न्स आती हैं, 40 यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया की, जहाँ से हमारे पास इंटर्नशिप के लिए लॉ की छात्राएं आती हैं, मास कम्युनिकेशन की छात्राएं आती हैं, और हमारे पास में क्लिनिकल साइकोलॉजी और ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन डेवलपमेंट के छात्र भी यहाँ पर अपनी इंटर्नशिप के लिए आती है। तो ये हमारी वर्क फोर्स है। आपको जान के हैरानी होगी, बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति होती है कि NGO तभी रन करती है जब बहुत सारी फंडिंग होती है और या बहुत सारी पूंजी होती है, तो तब। तो यहाँ पर हम लोग एक अपवाद है, और हमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है और प्रूव किया है कि ये हम लोगों की संस्था, आपको तो 40 वर्ष पहले 10 रुपए से स्टार्ट हुई थी। 10 रुपया हमारे हाथ में 10 रुपए में एक चाय भी नहीं आती। जी। तो और आज हम लोगों का इस समय, हम लोग नॉन फंडेड कैटेगरी में जॉइंट ऑर्गेनाइजेशन है उत्तर भारत में, और हमारा कार्य क्षेत्र संपूर्ण भारत में है। और जो हमारा सबसे बड़ी चुनौती है, जो हम लोग पूरी करते हैं और अपने को ही देते हैं वो चुनौती, वो ये है कि 24 घंटे के अंदर महिला चाहे कहीं से भी हमें सूचना दे, हम उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। चाहे वो कहीं भी छुपा के उसको रखा होगा, हम लोग उसको पुलिस की मदद से निकाल लेते हैं। और जो सबसे ब्यूटीफुल बात है वो ये है कि हमारे साथ में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो बहुत मदद करते हैं। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं अटकी हुई हैं, फंसी हुई हैं, तो वहां की ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर, रेवेन्यू पुलिस के साथ मिलकर के, और DM ऑफिस के सहयोग से हम लोग भारत के कहीं भी किसी भी एरिया में अगर हिंसा में फंसी हुई है महिला और निकलना चाहती है तो उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। रेस्क्यू के बाद महिला के ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया जाता है। महिला की मर्जी है कि अगर वो हमारे सेंटर पे आके अपनी पढ़ाई करना चाहती है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पढ़ाई कर सकती है, वो है लॉ, LLB करना होता है। और अगर वो कुछ और करना चाहती है तो वो जहां मर्जी आए वहां जा सकती है। हमारा कार्य होता है कि 1 महीने तक उसको बिना कंडीशंस के, बिना किसी शर्तों के यहाँ पे शरण मिलती है। इस 1 महीने के दौरान उसको सशक्तिकरण हर तरह का करा दिया जाता है। उसका कानूनी सशक्तिकरण के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य का भी हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो मार्शल आर्ट्स में
सेल्फ डिफेंस में उसको हम लोग ट्रेन करते हैं। वो बहुत जरूरी है जी। बहुत 1 महीने के अंदर वो उसको इतना हम लोग बना देते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग जो जिस विधा को हम सिखाते हैं वो टाइकांडो है जी। टाइकांडो एक ऐसी विधा है जिसमें किसी हथियार की जरूरत नहीं होती है, और इसमें ज्यादा जोर हाथ पे दिया जाता है, आत्मरक्षा। तो वो उसको सीखना लड़की के लिए काफी आसान होता है। तो वो हमारी सभी लड़कियां यहाँ पे प्रशिक्षित हो जाती हैं, तो फिर चाहे वो दुनिया में कहीं भी चली जाएंगी अपनी रक्षा भी कर लेंगी और अपने साथ वालों की भी रक्षा। आत्मविश्वास उनके अंदर पैदा होगा। आत्मविश्वास होना बहुत बड़ी बात है किसी भी फील्ड में जाने के लिए, समाज से लड़ने के लिए, कुछ भी करने के लिए। सबसे पहली शर्त मेरे ख्याल से, क्योंकि हम रोबोट नहीं है, हम इंसान है, और इंसान जो रन होता है वो अपने दिमाग से होता है। अगर वो रिलैक्स है तो वो आत्मविश्वास है, आत्मबल है, तो वो किसी भी कंडीशन पे कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल सही कहा। एक अलग सा चीज है कि आपको कैसे विचार आया कि मुझे ये काम करना चाहिए? बिल्कुल, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, और मैं बहुत ही सरल सहज इसका उत्तर ये देती हूँ कि मैंने हिंदुस्तान में भारतवर्ष का वो समय मैंने विटनेस किया, वो समय देखा है जब कानून की धज्जियां उड़ी थी और नागरिक अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जाती थी। वो था सन 70 से 80 तक का जो दशक था, जिसमें 75 ऑनवर्ड्स जब इमरजेंसी लगी थी, तो उसके बाद की परिस्थितियां बहुत ही भयावह थी। उनको मैंने एक किशोरी थी मैं उस समय, 14-15 साल की आयु रही होगी, मैंने वो सारी चीजें अपनी आंखों से देखी। हाँ, और एक बहुत ही मजबूत परिवार से आती हूँ, ट्रेडिशनल राजपूत फैमिली से आती हूँ। आपका बचपन के बारे में तो बहुत मजबूत और हाईली क्वालिफाइड वीमेन है हमारी फैमिली में, सभी वेल अचीव्ड हैं। तो पुरुष ज्यादातर शिक्षा क्षेत्र में मेरे पिताजी थे, लेकिन आर्मी में ज्यादा लोग हैं हमारे यहाँ। तो एक ऐसा माहौल था जहां पर स्त्री को बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा गया, और कभी कमजोर अबला नारी वाला कॉन्सेप्ट हमारी फैमिली में हमारे सामने कभी नहीं हमने देखा था। तो जब मैंने बचपन में एक घटना देखी जिसमें मैंने देखा कि एक ग्रामीण दलित बच्ची थी 11-12 साल की, उसके साथ उसके अपने ही पिता ने उसके साथ में यौन अपराध किया था, और जिसके चलते वो गर्भवती भी हो गई थी, और उसको मैंने रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन मैं उसको जिंदा नहीं रख पाई, क्योंकि उसको कानून ऐसे थे उस समय कि नेचुरल गार्जियन के ही पास बच्चे को दे दिया जाता था। अगर नेचुरल गार्जियन बच्चे के साथ बुरा कर रहा है तो भी उसी को मिल जाता था, और उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं करता था। उस केस में भी वही हुआ, बच्ची 12 साल की थी, नाबालिग थी, और उसकी मम्मी अशिक्षित थी और चरणकार कम्युनिटी से थी, और उनकी पंचायत उनको बहुत दबाव डाल के उस बच्ची को वो लोग ले गए थे, लेकिन उन्होंने उस बच्ची का किसी के संग में बाल विवाह कर दिया, और वो उसी के चलते वो 8-10 दिन के बाद वो सर्वाइव नहीं हुई, वो खत्म हो गई थी। तो वो एक बड़ी शॉकिंग सी चीज हुई। मैंने हाँ, वो मेरा जो उस समय का बालक मन था उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, और तब मैंने मेरी जो दादी जी थी वो खुद एक एक्टिविस्ट थी, तो मैं सारी बातें उनसे शेयर करती थी, और मैंने उनको बोला कि ऐसा होना नहीं चाहिए था, कि ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो उस तरह की लड़कियों को सुरक्षा दे सके। ये तो बहुत गलत बात है कि जिन्होंने बुरा किया लड़कियों के साथ, तब भी दहेज हत्याएं जला के हो जाती थी। आपको पता होगा कि माता पिता अपनी लड़की को अपने घर नहीं लाते थे शादी के बाद, और ससुराल में ही वो जला के मार दी जाती थी, और उसको समझाया जाता था कि वही तुम्हारी किस्मत है। तो मुझे ये सब चीजें देख के बहुत ज्यादा बुरा लगता था। तो मैंने फिर अपनी दादी जी को बोला, मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे कि लॉन्ग टर्म में समाज में परिवर्तन आए और महिलाओं को एक सशक्त वो दिया जा सके प्लेटफॉर्म। तब मेरी दादी ने कहा कि बिल्कुल तुम एक एक्टिविस्ट के तौर पे भी काम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी होगी, और वकालत की पढ़ाई इसके लिए बड़ी आवश्यक है, उसके बिना तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते। तो मैंने तय कर लिया कि मैं वकालत की पढ़ाई करूंगी, लेकिन सेवा मैं निःशुल्क करूंगी। और इस तरह से मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। मेरा ये मानना है, शायद आप उससे सहमत हो और हमारे दर्शक भी सहमत होंगे जी, कि आजकल जो एक जनरेशन गैप जिसको कहते हैं ना जी, मेरे ख्याल में जनरेशन गैप कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ बहाना होता है जी, वो तो सबको बड़ा होना ही है। जनरेशन गैप हमारे साथ आया, कल को उनके साथ आना है, तो कहीं ना कहीं एक जो सोसाइटी का एक साथ मिलके बैठना, परिवार के साथ मिलके बैठना, बात करना, वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है। हाँ। तो मेरा तो मानना यह है कि बच्चे को और उसके परिवारजनों को कम से कम शाम को
एक साथ बैठ के अपनी बातें करनी चाहिए। बिल्कुल। और बच्चों को भी चाहिए कि वो अगर उनको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, कोई कंफ्यूजन है, तो वो अपने अनुभवी जो अपने घर के लोग हैं, अपने बड़े हैं, उनसे कहीं ना कहीं राय लेनी चाहिए। तो उनको एक ट्रू गाइडेंस मिलेगी। जो सच्ची गाइडेंस है वो घर से अलावा कहीं नहीं मिल सकती। उसकी शायद कमी अब ज्यादा हो गई, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो जी। गई और लोग नौकरी चाकरी के चलते दूर दूर घरों से सेल्फ जाकर सेंटर्ड बसने हो गए लगे, कहीं ना कहीं। सेल्फ सेंटर्ड हो गए। घर में सदस्यों की संख्या कम होती कम चली गई। आप देख रहे हैं कि आज तो एक ही बच्चे के नाम पे आ जी, गए हैं। जी। साधारणतः एक कपल अब सिर्फ एक ही बच्चा कर रहा जी। है, दो भी नहीं कर रहे हैं। तो परिवार में बच्चा अकेला पड़ जाता है और उसको एक सर्टेन एज के बाद जो कम्युनिकेशन होता है, और जो कंपनी से जो जिससे उसकी बॉन्डिंग बनती है, बिलोंगिंगनेस बनती है, जी। उसको जहां से उसकी अपनी पर्सनैलिटी ग्रो करती है। वो जो फाउंडेशन ईयर्स होते हैं, उस वक्त माता पिता, दादा दादी, ये सारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बड़े भाई बहनों का साथ तो वो नहीं मिल रहा है आज के बच्चों को। बहुत सारे परिवारों में बच्चा बिल्कुल एकाकी पल रहा है और ऐसे बच्चे के बिखरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि फिर वो घर से बाहर जाता है और इस तरह से गलत लोगों के चक्कर में पड़ जाता है। जहां देख रहे हैं छोटे बच्चों में नशे की आदत का बढ़ जाना बहुत ज्यादा हो गया है। और साथ ही साथ बच्चों के एक्सपोजर, सोशल मीडिया के चलते बच्चों का एक्सपोजर एडल्टहुड की तरफ बहुत पहले हो गया। यानी कि पहले हम लोग 18-19 साल के पहले बच्चे बिल्कुल मासूम हुआ करते थे। आज 7-8 साल का बच्चा आज टोटली एक्सपोज और होता कहीं है। ना कहीं सोशल मीडिया से मैं तो कहूँ गलत तरह से प्रभावित हो गए। अगर 12 साल का बच्चा है तो वो बिहेव करना चाहता है कि मैं 20 साल का हूँ। बिल्कुल। तो वो जो नेचुरल एक प्रोसेस है वो खत्म हो गया। और जब तक वो समझता है इस चीज को, वो रास्ता निकल जाता है। बिल्कुल। बाय द टाइम उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आती है एडल्टहुड को लेकर के और उसकी अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में वो समझता है, तब तक वो बहुत आगे पहुंच चुका होता है और देर हो चुकी होती है और उसका ओरिएंटेशन ही डेविएशन में चला जाता है। यानी कि जो उसका जिस तरह से ओरिएंटेशन होना चाहिए था वो ना होकर के कुछ और हो जाता है। और उसके कारण आप देख रहे हैं बढ़ते हुए केसेस देख रहे हैं, चाइल्ड मोलेस्टेशन हो रहे हैं, इंसेस्ट के केसेस हो रहे हैं, या आप देखिए कि यूथ नशा करके सेक्सुअल असॉल्ट का शिकार भी बन रहा है और खुद भी सेक्सुअल असॉल्ट पे जा रहे हैं। आप देखिए अभी मॉडर्न पार्टीज हो रही हैं, रेप पार्टीज हो रही हैं, अलग-अलग नाम, अजीब-अजीब नाम, उसमें इवन लड़कियों के साथ गलत हो जाता है। और आजकल तो जैसा माहौल चल रहा है, बहुत सारे पुरुष बच्चे भी यौन अपराधों के शिकार बन जाते हैं। जैसे कि वो कहते हैं कि सभी लोग मानते हैं कि भारत एक सबसे ज्यादा युवा देश है, लेकिन अगर युवाओं की दिशा ही गलत हो गई तो फिर देश का भविष्य कहीं ना कहीं बुरी तरह से प्रभावित होता है। बिल्कुल। युवा हमारे देश की पूंजी हैं। बिल्कुल। और ह्यूमन रिसोर्स को अगर हम सही तरीके से नहीं संभाल पाए, इसको मैनेज नहीं कर पाए, तो वाकई देश में चाहे कितनी भी बड़ी जनसंख्या हमारी युवाओं की हो, लेकिन अगर वो डिसोरिएंटेड है, डेविएटेड है और उनकी पर्सनैलिटी में एब इनिशियो शुरुआत से ही अगर इस तरह की चीजें आ जाती हैं तो चिंताजनक हो जाएगी स्थिति। लेकिन जहां पे भी इस तरह की चीजें, वहां पे मैं आशा की किरण भी देखती हूँ। लोगों के अंदर जागरूकता काफी आ गई है। कानूनों को लेकर के एक जागरूकता जो होनी जरूरी थी महिलाओं में भी आ चुकी है। और अभी इस समय टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से, आपकी महिला हेल्पलाइन के माध्यम से, जी बिल्कुल। तो बहुत से लोग अभी जागरूक हो रहे हैं। हमारी जो लड़कियां हैं ये सभी कैंप भी लगाती हैं, तो हम लोग भारतवर्ष के हर प्रदेश लेवल पे भी हम लोगों के संगठन कार्य कर रहे हैं। 7-8 हजार से ऊपर वॉलंटियर्स महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस समय, और करीब 9,000 से अधिक संस्थाएं हम लोगों से जुड़ी हुई हैं। तो हम लोगों का मुख्य कार्य होता है जगह जगह पे जाकर के छोटे छोटे कैंप्स लगाना, अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस कैंप्स लगाते हैं। और उन कैंप्स के माध्यम से हम लोग लोगों को नुक्कड़ करके या बहुत सरल चीजों से उनको जो गंभीर समस्याएं हैं समाज में महिलाओं की स्थिति को लेकर के, बच्चों की स्थिति को लेकर के, बल्कि आजकल सीनियर सिटीजन महिलाओं के साथ भी बहुत क्राइम हो रहे हैं, अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। और जो सामग्री होती है हम लोग को डीएलएसए से मिल जाती है। तो ये जो कानून से संबंधित हमें पाठन सामग्री होती है उसका वितरण भी हम लोग कर देते हैं। और इस तरह से सारे जगह पे हम लोग लड़कियों को, महिलाओं को, और खास तौर से यंग कपल्स को हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि हाउ टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन। अपनी सिर्फ गर्ल चाइल्ड का सवाल नहीं है, आज बॉय चाइल्ड को भी बहुत जरूरी है कि उसको बचपन से गुड टच, समाज के विभिन्न और महत्वपूर्ण है।
गुड टच बैड टच खास तौर से बिल्कुल। हम लोग जोर दे रहे हैं, और इसको जितना अर्ली एज में सिखाया जा सके उतना अच्छा है। और माताओं को, खासतौर से यंग मदर्स को जी। ट्रेन करना बहुत जरूरी है बहुत कि वो अपने खुद के जो उनके अपने शौक होते हैं जी। उनके चलते कहीं ना कहीं अपने बच्चों को बिल्कुल निगलेक्ट कर रही Neglect ना है, करें। तो वो ना हो। चलिए थोड़ा सा फिर इस गंभीर बातों को थोड़ा हल्का करते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूंगा, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, सब जानना चाहेंगे जी। कि आपका बचपन कैसा रहा, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है आप एक राजस्थान के राजसी परिवार से आते हैं। बिल्कुल। आपका बचपन किससे ज्यादा प्रभावित रहा, मदर से, फादर से, या दोनों से? किसकी क्या भूमिका रही, या थोड़ा आप हमें बताएं। क्योंकि हम लोग एक सम्मिलित परिवार में मेरा जन्म हुआ था, जहाँ पे दादा दादी बुआ चाचा जी। चाची सब मिलजुल के सारे लोग थे, और यहाँ तक कि मेरे पिताजी के नाना नानी भी थे क्या बात हमारे है। परिवार में। तो मैंने सारे 5 जनरेशन इकट्ठे एक ही परिवार में हमने देखने का सौभाग्य मिला। जी। हम लोग खुद भी बहुत सारे भाई बहन थे, जी। और तब ये नहीं होता था, हम लोग 8 तो सगे भाई बहन थे ही, अलावा इसके जो चाचा के बच्चे होते थे, बुआ के बच्चे, जी। तो वो भी हमारे वो भी। भाई बहन ही होते थे। हम बिल्कुल, लोग में ये आजकल जैसा सिस्टम नहीं नहीं था, था हाँ। कि सगे कजिन ये सब कजिन सब भाई बहन। कजिन नाम जी। का कोई शब्द तो था एक नहीं। बहुत खुश बचपन, बहुत ही हैप्पी बचपन। और मजेदार बात है कि आपने पूछा कि मैं मम्मी से प्रभावित थी कि पापा से, जी। तो मम्मी पापा तो सब बच्चों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते करते ही, ही करते हैं। लेकिन मेरे जीवन में मेरी दादी जी। मेरी रोल मॉडल थी। क्या बात। और मैंने अपनी दादी और अपने दादाजी को बहुत ज्यादा, उनकी हर बात को बहुत ज्यादा आत्मसात करती थी बचपन से, और बहुत लाडली थी क्योंकि घर की सबसे बड़ी पोती थी उनकी। अच्छा, अच्छा। तो बहुत लाडली रही, बहुत लाड़ प्यार। और उनसे मुझे ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज है, जी। ये बचपन से मुझे मतलब मालूम था कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता क्या है। होता है? और ये चीजें मेरी दादी मुझे बहुत अच्छे से समझाती थी, और वो हमेशा ये प्रयास करती थी कि परिवार में किसी भी हाल में बेटा और बेटी में फर्क नहीं। उसकी जो ये परवरिश में जी। किसी तरह का कोई फर्क फर्क ना नहीं। हो। तो हम लोगों को बिल्कुल उसी तरीके से पाला गया, और दोनों तरह की शिक्षाएं दी गई। पाश्चात्य शिक्षा उस समय भी जरूरी थी, जितने भी रॉयल बैकग्राउंड से, जो भी रॉयल फैमिलीज जी। के राजपूत होते थे, जी। हम लोगों के बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा दी ही जाती थी। वो कहते हैं ना कि समय के साथ जी, चलना पड़ता जी। है। तो कॉन्वेंट्स की एजुकेशन के साथ साथ एक और चीज बहुत जरूरी थी, वो थी जो पारंपरिक शिक्षा है, जिसमें संस्कृत, जी। उर्दू, जी। ये सारी चीजें बहुत अच्छे से सिखाई गई। और वेद वेदांत का अध्ययन हमारे यहाँ बिल्कुल एक बहुत ही नॉर्मल तरीके में रखा गया कि वो हर लड़की हो या लड़का, सभी को इनिशियल वो चीजें सीखनी चाहिए। तो वो पारंपरिक शिक्षा और पाश्चात्य शिक्षा दोनों बहुत अच्छे सम्मिलन से। एक होना चाहिए। और क्योंकि लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं था, तो खेल में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड, आउटडोर गेम्स में मुझे बहुत शुरू से एनकरेज किया जी। घर के लोगों ने, सभी ने। तो बड़े होने तक फुटबॉल खेलती रही थी। क्या बात काफी इंटरवर्सिटी तक मैंने फुटबॉल खेला। लड़कों के कॉलेज में पढ़ी मैं, लखनऊ क्रिश्चियन मेंस कॉलेज में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। फिर कैंपस यूनिवर्सिटी में आ गई, और शुरू से मोटरसाइकिल, हैवी मोबाइल अच्छा, ड्राइव अच्छा। करने की शौकीन थी। और मुझे याद है कि मेरे पिताजी ने मुझे क्लास 6 ऑनवर्ड्स हैवी मोबाइल ड्राइव करने की, वो खुद मतलब मुझे एनकरेज करते थे कि एट दैट टाइम आप ऐसे टॉम बॉय जी जी पर्सनालिटी जो बिल्कुल। थी। तो मैं उस समय लखनऊ में शायद मैं इकलौती ऐसी लड़की थी, होती थी जी। अपने एज ग्रुप में, और बड़ी लड़कियों में भी, जो स्वयं मोटरसाइकिल ड्राइव करती थी, और हैवी मोबाइल से चलाती थी। ये स्कूटर और हल्की फुल्की चीज नहीं। हाँ, ये सब मुझे नहीं, कभी भी नहीं जमा। और बिल्कुल खेल की शौकीन थी, तो हमेशा मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, फुटबॉल खेलती थी, अपने कॉलेज की टीम में भी रह चुकी हूँ। बस यही सब में मेरा बचपन गुजरा। और 15 साल की उम्र से समाधान का हमने शुरू बहुत कर बड़ी दिया था। बात है, इतनी कम उम्र में एज अ फोरम हमने जी, शुरू किया था, जी। लेकिन फिर इतना बढ़ गया था कि फिर हमने इसको एज सोसाइटी 80s में आके हमने फिर इसको रजिस्टर्ड सोसाइटी कर दिया। अच्छा, एक चीज है, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि कुछ चीजें बाय चॉइस होती हैं, कुछ चीजें बाय गॉड चॉइस होती हैं, बिल्कुल। ये चीजें हैं। अगर आप एडवोकेट ना होते, जी। अगर समाधान ना होता और ये समस्याएं आपके सामने ना आती, जी। तो आप क्या होते? अगर समाधान नहीं होता, मतलब वो समस्याएं आपके हाँ, पास ना आती और नहीं आपका तो- डाइवर्जन कहीं और होता, तो
मेरे ख्याल से तब मैं मीडिया में साहित्य की लाइन में या मीडिया में ही होती, क्या बात। क्योंकि लेखन का बहुत शौक तब से ही था मुझे। जी, जी। और हाँ 100% मैं मीडिया में होती। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ये मतलब ये आपके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और वो जो साहित्य जो वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं आपके काम में भी दिखाई देती है, कहीं ना कहीं आपके काम में वो परिलक्षित होती है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आप राजसी परिवार से थे। एक राजसी परिवार के बच्चे के पालन पोषण में या उसकी मेंटलिटी कह लो, और एक आम, उसमें क्या फर्क आप समझते हैं, क्या होता है उसके व्यक्तित्व में? क्या बच्चा तो बच्चा होता है, जी। जो भी उसका परिवेश होगा, चाहे वो राज परिवार से हो या वो साधारण परिवार से हो, मुझे लगता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द फैमिली। तो हमारे परिवार में हम लोगों को कभी कोई बहुत विशेष प्रिविलेजेस लेकर के नहीं पाला गया। हमारे घर में खास तौर से सारे घर की जो जितनी भी बहुएं बेटियां होती थी वो मॉडर्न भी होती थी, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोगों को बिल्कुल वैसे ही सारा काम काज सिखाया जाता था बचपन से, जैसे कि एक आम बच्चे को। और लड़के भी। मतलब कभी भी हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, किसी ने भी ये फर्क नहीं किया कि जेंडर में रोल्स नहीं बांटे। लड़के भी सारे काम करेंगे और लड़कियां भी सारे काम करेंगी, तो ऐसा कोई फर्क नहीं था। तो लेकिन जनरली स्पीकिंग एक मेजर ये आ जाता है कि जो चीजें हमें आसानी से प्राप्त हो गई, वही आम परिवारों के बच्चों को उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। जैसे हमें अच्छी एजुकेशन की कोई कमी नहीं रही, दी बेस्ट एजुकेशन, जिसको जो करना है पूरी आजादी थी, शादी के लिए कोई दबाव नहीं था। जबकि मैं देखती थी कि उस समय मेरे स्कूल में मेरे साथ जो आम लड़कियां, आम परिवारों की पढ़ती थी, 10वीं या 12वीं के बाद उनके ऊपर शादी डाल दी जाती थी, शादी का बोझा लाद दिया जाता था, विवाह का एक बोझा, और मातृत्व उनके ऊपर एक वो आ जाता था, जिम्मेदारी आ जाती। तो मेरे साथ में बहुत ब्राइट ब्रिलियंट लड़कियां हैं जो कुछ तो बढ़ गई और आज भी समाधान के साथ है, मेरे साथ है, लेकिन कुछ बहुत अच्छी लड़कियां आगे नहीं आ सकी क्योंकि उनके विवाह कर दिए गए और उनके परिवार नहीं उनको पढ़ा पाए आगे। तो बिल्कुल यही फर्क होता है, क्योंकि एजुकेशन ऐसे भी ये बहुत जरूरी है कि अगर बच्चा चाहे कहीं का भी हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, किसी भी श्रेणी से हो, लेकिन अगर उसको बचपन में 3 चीजें मिल गई समय पे, पहली अच्छी सेहत, स्वास्थ्य, अगर उसको पोषण अच्छा मिला और अच्छी शिक्षा मिली, चीजें अगर मिल गई तो पूरे देश का भविष्य बिल्कुल 0 से 5 वर्ष तक बच्चे को बेहतरीन स्वास्थ्य पोषण मिले और 5 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक उसको उसकी मन मर्जी की शिक्षा मिल जाए, तो मेरे ख्याल से उसके बाद तो फिर वो जो चाहे दुनिया उसके हाथ, उसके व्यक्तित्व में निखार। बिल्कुल। अच्छा, इन एक अलग सा क्वेश्चन, कुछ अजीब सा भी लगे शायद, इन 40 सालों में आपने क्या खोया, क्या पाया? 40 सालों में क्या खोया, मेरे ख्याल से मैंने हाँ एक चीज रही कि परिवार को बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकी। मेरा प्रेम विवाह हुआ, दूसरी जाति में हमने विवाह किया, हमने रॉयल राजपूत फैमिली में शादी नहीं करी, बल्कि एक ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली में शादी हुई मेरी, और एनआरआई पति मेरे साथ रहे। तो जिस तरह का मेरा कार्य रहा एक्टिविज्म का, तो मैं बहुत समय परिवार को नहीं दे पाई, जो जिसका मुझे दुख रहेगा कि परिवार के साथ बहुत अधिक समय नहीं बिता सकी। लेकिन आपने वो मैं तो कहूँगा एक तरह से सैक्रिफाइस कहूँगा कि आपने अपनी एक परिवार की महत्व न समझ के इस देश में, प्रदेश में कितने परिवारों को आपने संरक्षण दिया है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि जब हम किसी का व्यक्तित्व देखते हैं कि कितना बड़ा आदमी है, तो वो बड़ा आदमी ऐसे ही नहीं हो गया, उसके पीछे उसके जो संघर्ष कितना है, ये बहुत महत्वपूर्ण। बहुत सारे दर्द होते हैं इंसान के अपने, और बहुत सारे, मैं सेक्रीफाइस इसलिए नहीं कहती कि कोई चीज सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं अपनी चॉइस से करते हैं, कोई फोर्सफुली नहीं करते। तो जो सब उसके बदले में जो ईश्वर ने आशीर्वाद दिए वो बहुत बड़े हैं। और जैसे कि लोग बहुत इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, तो मैं इस मामले में अपवाद रही, बहुत अधिक समय नहीं भी दिया, लेकिन समय की गुणवत्ता का ध्यान रखा। और आज मेरा बच्चा जो कि शिक्षा से इंजीनियर है और अब देश की सेवा कर रहे हैं, इस समय इंडियन आर्मी में मेजर है,
और बहुत अच्छा अफसर है, ब्रिलियंट अफसर है। और भाई, मेरे भाई बहन भी, मेरे सारे भाई आर्मी में हैं, बहनें सारी मेरी तरह ही सभी कार्य कर रही हैं, कुछ ना कुछ, सभी अच्छे पदों पर बैठी हैं। तो मुझे लगता है पाया जाता है, जो खोया है वो मेरा प्रारब्ध कह लीजिए या मेरी चॉइस कह लीजिए जी। तो उससे उसका मुझे कोई दुख नहीं है। मैं बहुत अंदर से बहुत हैप्पी इंसान हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक अंतिम चीज अगर आप बताना चाहें कि एक व्यक्ति के जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व? ये तो बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अध्यात्म जीवन का जो मतलब जो उद्देश्य एक्चुअल मानव जीवन का, मुझे लगता है उसकी शुरुआत भी अध्यात्म से होती है और उसका जो संपूर्णता है वो भी अध्यात्म में ही है। मेरी लाइफ में अध्यात्म का बहुत महत्व रहा। बहुत अर्ली स्टेज में मुझे, बिल्कुल यंग एज में मुझे मेरी जो सदगुरु हैं, मेरी माता अमृतानंदमयी, मुझे उनके शिष्यत्व का, उनके सानिध्य का सौभाग्य मिला। बहुत सौभाग्यशाली हैं जी। और उनकी जो गाइडेंस, उनका जो मार्गदर्शन था वो इतना बेहतरीन था। दूसरी चीज है कि मेरे जो दादाजी थे, बेशक राज परिवार से संबंध रखने के बावजूद भी वो अध्यात्म से जुड़े हुए थे और उन्होंने भी बहुत मेरा मार्गदर्शन किया। और बचपन से अध्यात्म हमारे परिवार में बचपन से रहा। वो पारिवारिक गुण आपके व्यक्तित्व में, तो वो मुझे एक नेचुरल तरीके में भी मिल गया और अध्यात्म भी इस तरह का मिला जो मुझे संसार से अलग होने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि मुझे सारी चीजों को एक साथ लेकर समाज में रहते हुए उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया जा सकता है। जो गृहस्थ आश्रम को भी संन्यास आश्रम की तरह कैसे जीने की कला है, वो पूरा का पूरा श्रेय मेरे दादा दादी और साथ में माता अमृतानंदमयी जो मेरी सदगुरु है उनको जाता है, जिन्होंने मुझे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए संन्यास आश्रम को कैसे जीना है वो सिखाया। और कथनी और करनी में अंतर ना रहे, ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमने अपने गुरु से और अपने पेरेंट्स से सीखी वो ये कि जो कहे वो ही करे और कोई दो व्यक्तित्व नहीं है, एक सा ही व्यक्तित्व हमारा रहा। तो एक खुली किताब सा जीवन रहा, जीवन में कोई सीक्रेट्स नहीं रहे और बहुत सुखद है क्योंकि छुपाने को कुछ है ही नहीं। अच्छा, आपको जहाँ तक मेरी जानकारी है बहुत सारे पुरस्कार आपको इस क्षेत्र में मिल चुके हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि कहाँ से कौन से किस तरह से आपको कुछ जो पुरस्कार मिले हैं? पुरस्कार भरमार है आपके यहाँ पुरस्कारों की। अवार्ड्स तो ऐसी चीज है कि जब आप अच्छा कार्य करते हो उस समय तो ये नहीं सोचते कि अवार्ड्स के लिए करना, लेकिन ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपको जब आपका कार्य बोलने लगता है तो अवार्ड्स मिलते हैं। और अवार्ड्स कार्य को और अच्छे से करने के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा होते हैं। तो जो मुझे 2-3 अवार्ड्स जो मुझे बड़े अच्छे लगे, एक जैसे मुझे ये मिला था अवार्ड सावधान इंडिया। जी अरे वाह, सावधान इंडिया बड़ा फेमस पुरस्कार मिला था मुझको जी। उसके अलावा मुझे यूनाइटेड नेशन यूएन से भी मुझे पुरस्कृत किया गया। 2017 में मुझे मिला पश्चिम एशियाई देशों का बेस्ट ह्यूमन राइट्स डिफेंडर का मुझे अवार्ड मिला। और जी टाइम्स ऑफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर वुमेन एम्पावरमेंट का मुझको टाइम्स ऑफ इंडिया टाइम्स हाउस का अवार्ड मुझे मिला। ये कुछ ऐसे अवार्ड्स हैं जो मुझे बहुत ही प्रिय लगे। और स्वयं सिद्धा अवार्ड जो कि राष्ट्रीय स्वयं सिद्धा अवार्ड बहुत ही एक अच्छा वो है। ये अवार्ड से थोड़ा अच्छा तो लगता है, थोड़ा सा आपको संतोष होता है कहीं ना कहीं। हाँ कि हमारा कार्य पहचान मिल रही है जी, कार्य की पहचान मिल रही है। और भी रोटरी के मुझे रोटरी इंटरनेशनल से मुझको अवार्ड्स मिले 2 बार, वहां पे भी मुझे सम्मानित किया गया। यहाँ रोटरी इंटरनेशनल ने भी मुझे सम्मानित किया और रोटरी क्लब ऑफ इंडिया ने भी मुझे किया। हाँ, रोटरी इंटरनेशनल बॉम्बे का है, वहां से हुआ। और बाकी अब देख ही रहे बहुत सारे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं तो याद रखना तो काफी मुश्किल है, लेकिन मुख्य मैंने आपको बता दिया कि चलिए आपको बहुत बहुत बधाई कि इतने सारे पुरस्कार मिले और अग्रिम शुभकामनाएं भी कि आपके काम को और पहचान मिले और लोग जागरूक हों आपके काम से और खूब सारे बड़े बड़े पुरस्कार आपको मिले। तो महिलाओं की जो भूमिका है पॉलिटिकली, अगर वो अच्छी हो जाए समाज में तो उसके बारे में आप
ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमारा प्रयास अपनी लड़कियों को, जो भी महिलाएं जिनकी हम यहाँ पे पढ़ाई लिखाई कराते हैं, रेस्क्यू करके लाते हैं सर्वाइवर्स को, हमारा एक उद्देश्य रहता है कि नेशनल पॉजिटिव इंजीनियरिंग जो हमारी है, यानी कि राष्ट्र निर्माण की जो अभियांत्रिकी है, जिसे आप कहते हैं सामाजिक अभियांत्रिकी, तो सामाजिक राजनीतिक अभियांत्रिकी यानी कि सोशो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो इस देश की है, उसको मैं री इंजीनियरिंग की बात करना चाहती हूँ। और एक आपके माध्यम से, और सभी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आजकल मैं जाती हूँ, तो मैं पिछले कई वर्षों से एक बात लाती हूँ, एक सबको कहती हूँ कि प्लीज आप लोग प्रयास करें कि देश में अभी भी जो बिल आया हुआ है वो महिलाओं के लिए 33% सीट्स रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की। मेरे हिसाब से वो 50% होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग भागीदारी बराबर की, अगर हम लोग धरती की आधी पॉपुलेशन है, हाफ द पॉपुलेशन ऑफ ग्लोब इज वुमेन, तो हमें हमारी स्टेक भी तो हाफ होनी चाहिए। तो एक तो रिजर्वेशन वाली बात कह के हमारे ये थोड़ा हम लोगों को छोटा बना रहे हैं, बिलिटिल कर रहे हैं इस चीज को, ये नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन क्यों मांगना है? जब हमारी स्टेक है, हमारा अपना हिस्सा है, वो लॉफुल स्टेक है हमारी, तो हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेक है वो दी जाए। और पार्लियामेंट्स में हर जगह पे गवर्नेंस में 50% सीट्स महिला के लिए 100% स्टेक के रूप में होनी चाहिए। रिजर्वेशन 33%, ये बेईमानी वाली बात है। और इससे बड़ा जेंडर ह्यूमिलेशन हो नहीं सकता जब आप महिला को कहें कि 33% रिजर्वेशन ले लो, मतलब इससे बड़ा ह्यूमिलेशन औरत का आप कर नहीं सकते। तो मैं इसको जम के कंडम करती हूँ। 33% की बात करने वाले बिल्कुल उनकी नियत में खोट है। 50% की बात जिस दिन होगी, और 50% तो हम लेके छोड़ेंगे, अगर वो नहीं भी देंगे मर्जी से तो हम छीन के ले लेंगे। और हमें 50% सीट्स पार्लियामेंट में चाहिए। हमारा टारगेट है कि 2024 में हम लोग 50% सीट्स लेकर के न सिर्फ पार्लियामेंट में बैठे, ग्राम पंचायतों में भी हम लोग काबिज हो जाए, और विधानसभाओं में लोकल जितने भी निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय, इनमें हर जगह न्याय पंचायत, क्षेत्र पंचायत, हर जगह हमें 50% सीट्स स्टेक के रूप में चाहिए, ताकि महिला और पुरुषों की बिल्कुल जब तक महिला फैसले लेने में, जब तक महिला को आजादी नहीं होगी, हम अपने से संबंधित फैसले खुद लेंगे ना, दूसरा आदमी हमारे लिए फैसले क्यों लेगा? जब हम अपने मामले, अपनी स्टेक, अपना भविष्य हम खुद निर्धारित करेंगे, अपनी सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति, हमारी शिक्षा कैसी हो, ये सब कुछ हम लोग खुद भी अपने को संभाल सकते हैं। और हाई टाइम है कि इस विषय पे ज्यादा ध्यान दें। आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। कई आयाम रहे, कई मुद्दे रहे, और चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो आपके समाधान एनजीओ के हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, आपके बचपन की हो, कई सारे मुद्दों पे बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा मैसेज आपने दिया, और हमारे दर्शक जरूर उस पर ध्यान देंगे। एक छोटी सी चीज हमारे पास आपके लिए है, और वो भी स्वार्थ है, ताकि आप हमें याद रखें। एक छोटा सा ये प्रयास आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटी सी चीज नहीं, ये तो बहुत सुंदर है। अरे वाह, इसमें आपने सारी समाधान की इसमें तस्वीरें लगाई हैं। मेरे ख्याल से इसको आप छोटा ना कहें। अभी तक की जीवन में मेरी जितनी भी गिफ्ट्स मिली हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट वन आई गॉट, क्योंकि यहाँ पे ये आपने इतनी अच्छी फोटो निकाली है। ये आपको बता दूं, फोटो अभी मेरे पास भी नहीं है। ये जो तिरंगे झंडे के साथ आपने इसमें डाली है, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके लिए आपको भी धन्यवाद दूंगी, और यही कहूंगी कि मिलके हम कहें वंदे मातरम। वंदे मातरम। और दोस्तों, अरे ट्रूली दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो थैंक यू वेरी मच। और आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा जरूर बताएं, और अगले अंक में फिर मिलते हैं हम किसी एक और अजीब हस्ती के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।